नमस्कार। कानून अंधा होता है। कानून अपना रास्ता खुद तय करेगा। कानूनी कार्रवाई होगी। कानून अपना काम कर रहा है। ये शब्द आप आए दिन सुनते होंगे, लेकिन कोई तो है जो कानून को हाथ पकड़कर उस रास्ते पे ले जाता है। और अगर वो व्यक्ति जो सामान्यतः इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी या पुलिस होती है, अगर कानून को गलत रास्ते पे लेके चले जाए तो आप क्या कहें। सोवियत संघ में एक सीक्रेट पुलिस के चीफ थे। उनका नाम था लेवेंसी बेरिया। उनका प्रयोग स्टालिन ने खूब किया सरकार के विरुद्ध, या स्टालिन के विरोधियों पर कहर बरपाया। और उसका एक बहुत ही प्रचलित वाक्य था, एक बहुत ही इनफेमस सेंटेंस था, यू शो मी द मैन एंड आई विल शो यू द लॉ। आप आदमी बताइए और हम कानून बता देंगे। ऐसा लगता है जैसे इस लेवेंसी बेरिया की आत्मा बिहार पुलिस के कई अधिकारियों में समा गई है। मैं आज आपसे बिहार के बाराचट्टी में मदनपुर थाने में घटी एक घटना, जिसमें हम पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की समधन और बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन की सास, जो बाराचट्टी की विधायिका भी हैं, ज्योति मांझी, पर हुए एक हमले, कथित हमले, और उसके बाद हुई उत्पन्न स्थिति और उस पर की गई पुलिसिया कार्रवाई। और दूसरा, नवादा जिला के नारदीगंज थाने के अंतर्गत केसौरिया गांव में एक कथित बालू ट्रैक्टर को पकड़ने के क्रम पर या छापामारी करने गए पुलिस के एएसआई पर हुए हमला और उसमें हुए जख्मी, और उसके बाद अनुवर्ती नवादा पुलिस की कार्रवाई की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। मैं पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं कि मेरा यह वीडियो न तो किसी कास्ट पॉलिटिक्स पर बात करने का है और न ही मेरा वीडियो यह किसी पर्टिकुलर कास्ट के अगेंस्ट या किसी पर्टिकुलर कास्ट के फेवर में। मैं आज आपसे इस दोनों घटनाओं को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखते हुए कानून, संविधान और पुलिस प्रक्रिया पर प्रश्न उठाना चाहूँगा। घटना सोशल मीडिया पर कई वीडियो इसके वायरल हैं। कुछ वीडियो जो सामान्यतः लोकल यूट्यूब चैनल के पत्रकारों ने शूट किए हैं, उनको भी दिखाने का प्रयास करूँगा। ऑफ कोर्स इस राइडर के साथ कि वो वीडियोस न तो मैंने शूट किए हैं और न मेरे पास कोई ऐसी टीम है जो उसको शूट करे। इस राइडर के साथ मैं कुछ वीडियोस भी दिखाता हूँ, लेकिन घटना क्या है, दोनों घटना उसको ब्रीफ में समझ लेना बड़ा जरूरी। बाराचट्टी की हम पार्टी की एमएलए ज्योति मांझी हैं। ज्योति मांझी एमएलए होने के साथ साथ जीतन राम मांझी, जो हम पार्टी के सुप्रीमो हैं, उनकी समधन, यानी जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष सुमन, जो सम्राट चौधरी की सरकार में मंत्री हैं, उनकी सास भी हैं। वैसे भी हम पार्टी, लाइक एनी अदर रीजनल पार्टी, वो प्राइवेट लिमिटेड पार्टी ही है। बहरहाल वो मदनपुर गांव के पास से वो गुजर रही थी, शायद किसी कार्यक्रम में गई होंगी, विधायिका है स्थानीय, जैसा कि वीडियो के देखने से प्रतीत होता है। और इस पर नेताओं के भी बयान स्वाभाविक रूप से आ रहे हैं। कुमार सर्वजीत, जो आरजेडी के बोधगया के एमएलए हैं, उनका भी कुछ बयान है। और एक बाराचट्टी से तनुश्री मांझी, जो आरजेडी की प्रत्याशी रही हैं, उन्होंने असफल चुनाव वहां से लड़ा है, उनका भी वक्तव्य आ रहा है। पुलिस का अपना वर्जन है। जीतन राम मांझी के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, उसमें वो आक्रोशित होकर अपने अंदाज में कहा है कि जो अपराधी यादव है उनको बिहार छोड़ देना चाहिए। बहरहाल तो हुआ ये कि विधायक की गाड़ी जा रही थी और अपोजिट साइड से कुछ नवयुवक कोई पिकअप वैन, जैसा कि वीडियो में दिख रहा है, उससे जा रहे हैं। वीडियो देखने से यह भी प्रतीत होता है कि रोड संकीर्ण था और दोनों गाड़ी को पास करने में दिक्कत आ रही थी। जैसा वहाँ के कुछ प्रत्यक्षदर्शी लोग बता रहे हैं, जो उनका वर्जन है, उन लोगों ने विधायक की गाड़ी को कहा कि आप थोड़ा किनारे बैक करके कर लीजिए तो दोनों गाड़ी निकल जाएगी। विधायक की गाड़ी क्यों हटेगी भाई, विधायक तो अपने पावर में है। तो जो विधायक के साथ दो अंगरक्षक थे, उन लोगों के साथ पिकअप वैन के ड्राइवर के साथ बकझक हुआ, हाथापाई भी हुआ। इसके बाद ये लोग आक्रोशित हो गए और वीडियो देखने से अभी लगता है कि इसमें कुछ लड़के उदंड किस्म के थे, जिस तरह का व्यवहार वो कर रहे थे। तो काफ़ी स्कफल हुआ। हालांकि न तो ज्योति मांझी की गाड़ी को कोई क्षति पहुंची है, ना ही उनको कोई शारीरिक क्षति पहुंची है। गाली गलौज कर की भी बात
बोल रहे हैं मांझी जी, लेकिन गाली गलौज का कोई वर्जन वीडियो में दिखता नहीं है। वैसे ये सब फोरेंसिक जांच में अगर सही से होगा तो हो पाएगा, उम्मीद की जानी चाहिए कि ठीक से होगा। विकास वैभव अभी नए नए आईजी गए हैं, छवि अच्छी है उनकी। देखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी ऑफिसर सिस्टम से ऊपर तो होता नहीं है। बहरहाल ज्योति मांझी ने मुकदमा दर्ज किया। स्वाभाविक रूप से मुकदमे में किसका नाम आना चाहिए? जो उस वक्त पिकअप वैन में लड़के थे उनका नाम, ड्राइवर, जितने लड़के रहे होंगे। अब मामला तब तूल पकड़ा जब मीडिया में खबरों को इस तरीके से परोसने की आजकल आदत हो गई है, बगैर तथ्यों की जांच पड़ताल के, कि हम पार्टी के विधायक और केंद्रीय मंत्री की समधन पर हमला, और हमला एक सच कुछ दिखता नहीं है वीडियो में। उसके बाद मांझी जी ने कहा कि अगर 7 दिन के अंदर मदनपुर थाना प्रभारी को नहीं हटाया गया और सबकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम कलेक्टर एसपी का कार्यालय घेर लेंगे। का जो हमला हुआ है कल एक नहीं था, ये 8वां हमला है। पता नहीं किस समाज का है, उसका दिमाग जरूर लगता है कि एंटी शेड्यूल कास्ट है। हम मोहनपुर में कहे तो मोहनपुर के थानेदार कहा कि तेल नहीं है, और घटना घटी तो फिर आया। और एक चीज़ ये भी कहते हैं, हम एसपी को भी कहे हैं कि ये आप लोगों की नेग्लिजेंसी है। तो जानबूझ करके जो इनके पास हमला किया है, हमले करते आ रहा है, उन लोगों को छोड़ा जा रहा है कि हम एनडीए में हैं, उसके बावजूद भी हम 7 दिन का नोटिस दे करके हम कलेक्टर और एसपी के घर का घेराव करेंगे। अब देखिए कितना दिलचस्प बात है, आप ही की सरकार है एनडीए की, केंद्रीय मंत्री आप हैं, और आपने जिस तरह का वक्तव्य दिया है वो कहीं से भी शोभनीय नहीं है। आपको बताते चलें कि इसके पहले इलेक्शन के कैंपेनिंग के दरमियान इस ज्योति मांझी ने एक आरोप लगाया था कि इनकी गाड़ी पर हमला हुआ है। वहाँ का कलेक्टर का फिर बयान भी आया कि ऐसी कोई घटना शायद नहीं हुई थी। अच्छा, चुनाव के टाइम में जिस तरीके से आया था एक मामला, है ना, जो हाईलाइट हुआ था, वहाँ तो डीएम एसपी हर किसी ने बोल दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। तो ये तो मतलब चुनाव के टाइम से ही चलता आ रहा है, लोगों को फंसाना, लोगों को आप नहीं, मतलब आप विकास नहीं करते हैं। और जब जनता पूछती है, उनको बुरा इसलिए लग गया क्योंकि उस वीडियो में जनता पूछ रही है कि सड़क क्यों नहीं बना। अरे जनता नहीं पूछेगी तो कौन पूछे? बहरहाल तो नेताओं का ये सब स्टाइल है आजकल। तो यह भी चल रहा है कि साहब हमला करने की खबर को इतना बढ़ाइए चढ़ाइए, या फिर ऐसा कोई घटना करा दीजिए, सबको यहाँ पर Z+Y+Z सिक्योरिटी लेने की आदत पड़ गई है इस राज्य में। बहरहाल मामला वो नहीं है। जब एफआईआर हुआ और जितन राम मांझी ने कार्रवाई की मांग की, स्वाभाविक रूप से जो गया पुलिस है, तो आज के तारीख में वही मैं बता रहा था कि यू शो मी द मैन एंड आई विल शो यू द लॉ। मैं थोड़ी देर के लिए मान भी लूँ कि ज्योति मांझी के साथ गाली गलौज हुआ और जो अंगरक्षक था उनके साथ भी हाथापाई हुई, जैसा कि वीडियो में दिख रहा है। तो जो प्रत्यक्ष रूप से दोषी था उसी पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। जो वहाँ के भुक्तभोगी पीड़ित और उस गांव का जो लोग हैं, उनके जो वीडियोज आ रहे हैं, उसको देखने से यह स्पष्ट होता है कि पुलिस रात में ही कई महिलाओं और बच्चियों, लड़कियों को, जिसमें कुछ बुजुर्ग हैं, उन लोग को ला करके थाना में बैठाए हुई। पहले हम दोनों घटना को बता दें, उसके बाद फिर हम वैधानिक और संवैधानिक पक्ष पर बात करेंगे, जिसके कारण उस गांव में दहशत है। और वहाँ पर मैंने अपने भी स्रोत से कुछ पता किया तो पता चला कि पुलिस की इतनी भारी दबिश है कि उस गांव के सारे मर्द, इवन औरतें भी गांव छोड़ करके भाग गई है। गांव कुछ वीराना जैसा लगता है, और ये ऐसी घटना यहाँ बार बार होती है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है अगर ऐसा हुआ होगा तो। अब आइए दूसरी घटना। ये घटना नारदीगंज थाना की बताई जा रही है, नवादा जिले में। नवादा के पास से कुछ नदियाँ गुजरती है, अगर मुझे ठीक से याद हो तो पंचाने नदी है या इलामी नदी है, या फिर और बहुत सारी लोकल नदियाँ हैं। तो एक नदी हरोहर जो लखीसराय से गुजरती है, तो इस राइडर के साथ बता रहे हैं, तो वहाँ का बालू का व्यवसाय उन इलाकों में खूब होता है। नवादा, जमुई, लखीसराय, इन इलाकों में
जो नदियां हैं उससे बालू खूब निकलता है। उसके चलते कई बार मतलब माफिया के बीच में और पुलिस के बीच में संघर्ष चलता रहता है। ये संघर्ष ज़्यादा बालू माफिया को रोकने के लिए नहीं होता है, ज़्यादा होता है पुलिस के वसूली का। बहरहाल घटना ये हुई कि पुलिस को कथित रूप से सूचना मिली कि उस इलाके में ट्रैक्टर से लोग बालू की अवैध ढुलाई कर रहे हैं। उस थाने का जमादार वो पुलिस बल के साथ वहाँ जाता है और फिर वो ट्रैक्टर वाला शायद जैसा एफआईआर में थानाध्यक्ष का भी बयान आपको सुना देते हैं, इसका सुन लीजिए। कल दिनांक 13 मई 2026 को थानाध्यक्ष नारदीगंज को सूचना प्राप्त हुई कि नारदीगंज थाना अंतर्गत मधुबन नामक एक जगह है जहां पंचाने नदी से कुछ ट्रैक्टर जो हैं अवैध बालू का खनन कर रहे हैं। उक्त सूचना के सत्यापन एवं छापामारी करने के लिए थानाध्यक्ष के नेतृत्व में जब टीम जो है थाने से प्रस्थान करके और मधुबन की दिशा में बढ़ती है, तो जब टीम पथरा केसवरिया गांव के पास पहुंचती है तो 2 ट्रैक्टर जो है छापामारी दल को देख करके भागने का प्रयास करता है और ये दोनों ट्रैक्टर जो है बालू को अनलोड करके भागने का प्रयास कर रहे थे। इसी क्रम में जो हमारे थाना के पदाधिकारी हैं एएसआई नागेंद्र कुमार, उनके द्वारा जो है जो खाली कर अनलोड करके जो ट्रैक्टर भागने का प्रयास कर रहा था उसको मतलब रुकवाने का प्रयत्न इनके द्वारा किया जा रहा था। इसी क्रम में जो ट्रैक्टर चालक के द्वारा जो है जान मारने के नियत से उनके ऊपर जो है ट्रैक्टर को चढ़ा दिया गया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हुए। उसके बाद हम लोग के द्वारा जो है उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है नवादा में कराया गया और उसके बाद फर्दर ट्रीटमेंट के लिए पटना उनको भेज दिया गया। तो इसके बयान से लगता है कि शायद वो उसको मारना चाहता था या हो सकता है जान बचा के भागना चाहता। जो भी हो, उसमें गाड़ी डैमेज हुआ है और उस पुलिस पदाधिकारी को गंभीर चोटें आई हैं, तो उसको पटना रेफर किया गया। अब आप सोच करके देखिए, स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री चिल्लाते रहे, कल ही परसों बयान आया कि कोई रेफर नहीं करना है, तो भाई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में इन ऐसे चीज़ का भी इलाज नहीं होता है, तो फिर भगवान ही मालिक है, फिर इतना अरबों रुपया क्यों खर्चा हो रहा है। बहरहाल वो विषय नहीं है। तो उसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। 28 लोगों पर शायद नामजद अभियुक्त बनाया है पुलिस। उस केसौरिया गांव, अब आप इस पुलिस पदाधिकारी जो थानाध्यक्ष का बयान आप सुने, इससे आपको लग रहा होगा कि ट्रैक्टर पर जो ड्राइवर होगा या 2-4-5 आदमी होगा, तो पहला कि 28 आदमी अभियुक्त कैसे हो गया। अगर वो ट्रैक्टर मारा भी तो क्या उस पर 28 आदमी थे? थोड़ी देर के लिए मान भी लिया कि 28 आदमी थे। तो जिस तरह का वहाँ पर अभी दृश्य है उस गांव में, केसौरिया गांव में, 70 साल 75 साल के बुजुर्ग को पकड़ के बंद कर दिया गया है। ये तमाम महिला लोग से भी बात करें कि इस गांव में कितने डरे समय महिला लोग। डर है चाची आप लोगों में? डर है ना सर। हमारे 3 गो बेटा है, तीनों 3 जगह ड्यूटी कर रहा है और गार्ड में हले एगो गाड़ी चला रहा है। अब मालिक हमार हॉस्पिटल जाले गाड़ी लेके 2 गाड़ी हमारे लेके चल गए दुआरी पर से, बेटा पुतू भगा दिली, घर हमारे कल लिए लेके तीर के चल गए। महिलाओं को खींच कर ला करके बंद कर दिया गया है और वह गांव बिल्कुल वीराना है। तो कहलिए ने ऐसे बैठल हलिए तो 3 मेड़ मालखिन। अच्छा 3 मेड़ मारा तो हम उठ के। कौन मारे 3? सिपहिया अथिया के केवड़िया में हाँ। तो चौथा एड़ में हम उठ के गए, कहली बाबू काहे ऐसे कैले है काहे ऐसे कैले है, कुछ नहीं पता लगता है क्या हो रहा है। बस इतना को डंटा हलो, देखो बेड़ा ना है को तब इतना को डंटवा लगवो हलियो ओ होले को कहिए बाबू हे दे दा बेड़वा लगवो, इज्जत नहीं है, बूढ़ी हूं तो हमरा को 3 गो बेटी तब नहीं है तो इज्जत है। बेड़ा डंटवा ले चल गए बाबू दे दा देखो ना सब की कल की बेटिया पुतहिया के जवर जेठी पहले वही। पुलिस के आतंक से लोग गांव छोड़कर भाग गए हैं। लोग खेतों में, खलिहानों में, भिट्ठा बोलता है उसको वहाँ, तो भिट्ठा में लोग जाकर सो रहा है। कुछ महिलाओं के बयान भी मैं आपको सुनवा रहा हूँ। ये सभी लोकल यूट्यूब चैनल्स ने शूट किए हैं। हालांकि एक और यूट्यूब चैनल है जो पुलिस का वर्जन बयान कर रहा है कि साहब देखिए
ये 50 मोटरसाइकिल जब्त किए गए हैं। तो हमको नहीं मालूम है कि मोटरसाइकिल से बालू ढुआ रहा था या नहीं ढुआ रहा था। हम नारदीगंज थाना के अंदर का ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि ये थाना के एएसआई पे यानी पुलिस प्रशासन पे डायरेक्ट हमला कर दिया। ये लोग जो अवैध खनन करके बालू चोरी करते हैं, एएसआई पे गाड़ी चढ़ा दिया गया है, पैर और पेट पे वो जिंदगी और मौत की जो है जंग लड़ रहे हैं। क्या ऐसे अपराधी को जो है इनकाउंटर होना चाहिए? और ये स्कॉर्पियो जो है जब्त होता है और ये सारा बाइक जब्त होता है। एक दो आदमी का टोटो जो बहुत दिन से खराब था उसको भी उठा के ले आया गया है, स्कॉर्पियो ले आया है, वगैरह वगैरह। ये दोनों घटना के वीडियोस सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं। मेन मीडिया को तो फुर्सत नहीं है इन चीज़ों पर कवर करने के लिए, और जो अखबार है वह तो सतही खबर छापता है, जो ऑफिशियल वर्जन होता है वो छाप देता है। वहाँ के जो स्थानीय दोनों जगह बोध गया यानी गया और नवादा दोनों जगह जो स्थानीय नेता है खास करके आरजेडी के वो सक्रिय हो गए। एक कौशल यादव एमएलए हुआ करते थे पहले जदयू से, बाद में वो आरजेडी में आए। वो जब गांव गए तो एक बूढ़ा आदमी उनको बहुत खरी कोटी गुस्से में सुनाया। उस बूढ़े आदमी का, बुजुर्ग आदमी 70-75 साल के लगते हैं, उनका एक मगही में गाना भी वायरल हो रहा है जो इस घटना को लेकर के उन्होंने गाया है। मैं कोशिश करता हूँ इसको भी आपको सुनवा दूँ। कैसा रे बीता जमाना रे दीन बंधु, कैसा रे बीता जमाना, अरे गिरिया के भी लूट मोताना जे भी लूट गए, केसरिया पर बानल निशाना रे दीन बंधु, कैसा रे बीता जमाना। कीजिएगा जी, आप लोग कौन से जिला से चलकर आए हैं आप लोग? देखिए, जिस तरह से दादा जो है कि गाने के माध्यम से अपना दुख प्रकट किए, बताए, और इस उम्र में आप इसके पहले भी एक देख रहे थे वीडियो में कि वो भी 75 वर्ष के दादा थे और उनके पत्नी को 75 वर्ष की पत्नी को 70 वर्ष के उनको भी लेकर के जो है कि पुलिस प्रशासन उठा करके जेल में डालने का काम। उसके बाद कोई अशोक यादव एमएलसी हैं, ये लोग गए हैं एसपी से मिले हैं। एसपी का कोई वर्जन अभी तक आया नहीं है। गया में कुमार सर्वजीत का तो बहुत तीखा बयान नहीं आया है, लेकिन तनुश्री मांझी ने जो बातें कही हैं बड़ा लॉजिकल और बहुत ही कंक्लूसिव है। उन्होंने जो बातें बताई है, बोध गया बाराचट्टी मदनपुर वाली जो घटना है, बाराचट्टी के एमएलए हैं, तो मदनपुर थाने में जो FIR दर्ज हुआ उसमें SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत भी मुकदमे दर्ज है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले दरभंगा में एक मामला हुआ था जहां मकान बनाने में मजदूरी के बात पर एक विवाद हुआ था। मैं गांव का नाम भूल रहा हूं। उसमें वह विवाद मारपीट में तब्दील हुआ। उसके बाद दोनों पक्ष से मारपीट हुई और पुलिस ने वहाँ लगभग 100 से ज़्यादा, इनफैक्ट उस गांव के जितने ब्राह्मण समाज के लोग थे सब पर मुकदमा दर्ज कर दिया। कुछ की गिरफ्तारी हुई, सब घर छोड़ के भाग गए। सुप्रीम कोर्ट ने दर्जनों बार इस बात को लेकर चिंता जताई है कि SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट में अधिकतर मामले बड़े फर्जी हो रहे हैं। मुझको नहीं मालूम है कि यहाँ पर क्या है। अपराध अपराध होता है, अपराधी अपराधी होता है और हर अपराधी को कानून के हिसाब से सजा मिली चाहिए। अब अगर इस मामले में, ज्योति मांझी के मामले में किस आधार पर SC/ST एक्ट लगा है ये मुझको नहीं पता है, क्योंकि वहाँ कोई जाति सूचक गाली भी वीडियो में नज़र नहीं आ रहा है। मारपीट की घटना हुई नहीं है। तो क्या अगर कोई SC/ST का समुदाय, समाज का व्यक्ति, और यह भी एक समाज की हकीकत है कि SC/ST समाज के लोगों पर वर्षों से, सदियों से अत्याचार होते रहे, यह तो इस राष्ट्र की एक अजीब विडंबना, हमारे समाज की अजीब विडंबना है। आज तक यह समाज इगैलिटेरियन समाज नहीं हो सका। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो मजबूत होता है। अब इसको ऐसा समझिए कि चूंकि इस घटना में यादव समुदाय, जिसकी संख्या बिहार में सबसे ज़्यादा है, 14.25% ऑफिशियल आंकड़े हैं, उसके साथ हुआ तो यादव नेता स्वाभाविक रूप से एकत्रित हो रहा है। ये समाज के कुछ अन्य लोग भी वहाँ जा रहे हैं। लेकिन आप फर्ज कीजिए कि ऐसी घटनाएं समाज के और कमज़ोर वर्गों के साथ हुआ होता है, जिनका न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ बहुत ही कम है, 1% 2% है, उसके साथ क्या होता? उसका तो कोई जनप्रतिनिधि भी नहीं है। यही स्टेट का रोल होता है। पुलिस, आपको बताते चलें कि DK बासु बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1997 में सुप्रीम कोर्ट में एक मामला गया था। मैं इसको दिखा देता हूँ। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से गाइडलाइंस निर्गत किए हैं कि अरेस्ट कैसे होना। वैसे भी जो
बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसके पहले सीआरपीसी में गिरफ्तारी को लेकर के बहुत स्पष्ट गाइडलाइन है कि गिरफ्तारी तभी हो जब बहुत अपरिहार्य हो। अब आप सोच करके देखिए, मदनपुर गया वाली घटना में पिकअप का ड्राइवर के साथ या खलासी या जो रहा वो उसके साथ मारपीट या स्कफल जो हुआ वो घटना हुई, तो दोषी तो वो था। तो उस गांव के सभी लोगों को कैसे आप अभियुक्त बना दिए? नवादा में नारदीगंज थाना में केसौरिया जो गांव है वहां पर थोड़ी देर के लिए मान लिया कि साहब ट्रैक्टर वाले ने आपको जान से मारने की कोशिश की, तो इसमें 2 दर्जन 3 दर्जन से ज्यादा लोगों को उठा कर कैसे ले आए? रात में कैसे गिरफ्तारी करने गए? डीके बसु के गाइडलाइंस में स्पष्ट है कि गिरफ्तारी की वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो पुलिस वाले जाएंगे उनका नाम टैग होना चाहिए। अगर महिलाओं को बूढ़ी 70 साल की महिला को पकड़ के बंद कर दिया, तो अगर 70 साल की महिला को पकड़ के बंद किया तो क्या महिला पुलिस थी? उसको रात भर रखा गया तो क्या उसकी स्टेशन डायरी में एंट्री हुई? जो पूरा प्रोटोकॉल है, देखिए ये मामले कानून, सरकार और पुलिस एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रदान करने के लिए रखे गए हैं और बनाए गए हैं। कानून का क्या काम है? पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार, स्टेट का क्या काम? ये लेवल प्लेइंग फील्ड प्लेन करता है। अगर कोई कमजोर है तो उसको ऊपर उठाना होगा, जो दबंगई कर रहा है उसको कट टू साइज करना होगा। दैट इज कॉल्ड लेवल प्लेइंग फील्ड। लेकिन यहाँ इसके पहले छपरा में भी इसी तरह की घटना हुई थी। एक लोकल चैनल, यूट्यूब चैनल है RAD चैनल, उसने उस गांव में जाकर के शूटिंग की थी कि कैसे एक समुदाय, समाज विशेष के लोगों पर पुलिस ने कहर बरपा दिया। जब से अभी मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि ये DGP का या होम सेक्रेटरी का या चीफ सेक्रेटरी का या भी चीफ मिनिस्टर का इंस्ट्रक्शन रहता होगा, लेकिन पुलिस महकमे में कई एक ऐसे खैरख्वाह लोग हैं, ऐसे खैरख्वाह लोग हैं कि जिनको लगता है कि चूंकि ये सरकार अभी फलाने जात की है, तो जो परसेप्शन समाज में बना है कि फलाना समाज का आदमी फलाने समाज का विरोध करता है, तो इसके समाज के लोगों को पकड़ के बंद कर दीजिए। आप न्यायिक हिरासत में बंद हुए लोगों की अगर सोशल प्रोफाइलिंग कीजिएगा तो अकेले जो लीकर प्रोहिबिशन वाला मामला है, शराबबंदी वाला, इसमें 90% से ज़्यादा लोग गरीब किस्म के हैं और कुछ खास जातियों के हैं, जिसमें SC, OBC और बाकी लोग हैं। तो अब इसका मतलब 2 ही हो सकता है, या फिर जनरल आप हाई कोर्ट्स में, लोअर कोर्ट्स में क्रिमिनल केसेस के मुकदमे की संख्या देख लीजिए, 80 to 90% यही लोग इन्वॉल्व है। अभी विगत जो पुलिस कार्रवाई करती है उसका एक, और ये मैं आपको पूरे जवाबदेही के साथ बता रहा हूँ, जिसकी सरकार रहती है पुलिस खैरख्वाह, कुछ ऑफिसर, ज्यादा ऑफिसर अभी भी ठीक है, खास करके जो निचले स्तर पर काम। मैं एक बहुत सीनियर IPS अधिकारी को जानता हूँ जो इतना प्रिजुडिस्ड, इतना बायस्ड है कि उसका बस चले, और अगर अंग्रेज का शासन रहता तो वो कदाचित AK-47 ग्रेनेड और LMG लेकर के यादव समाज के लोगों को गोली से उड़ा देता। लेकिन कुछ भी है तो अभी मीडिया है, सोशल मीडिया है और लोग हैं जो इसके विरोध में खड़ा हो जाते हैं। अभी एक चलन चला है कि कहीं कोई झगड़ा हो, कहीं कोई झंझट हो, वह पुलिस अधिकारी इस फिराक में रहता है कि कहीं न कहीं से ट्रेल लेकर के कुछ खास समाज, कुछ सात जाति के लोगों को उसमें फंसा दे। यह पुलिस के नॉन प्रोफेशनल और नॉन पार्टीशन होने का सबूत देता है, जो बड़ा घातक है। आज़ादी के 7 दशक से ज़्यादा गुजर गए, कितने कानून बने, कितने पुलिस रिफॉर्म कमीशन बने, कितने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के डायरेक्शन आए, लेकिन यह महकमा आज भी अपने फ्यूडल अप्रोच को लेकर के कुख्यात। ये दोनों घटनाएं यह बता रही है कि पुलिस की कार्यप्रणाली में कोई अपेक्षित सुधार नहीं है। इसके 2-3 बड़े गंभीर परिणाम हो सकते हैं। पहला, कहीं ऐसा न हो कि पुलिस के इस गैर जवाबदेही रवैये से, इनफैक्ट इसमें एक और वीडियो आ रहा है, और अगर ऐसा रहा तो इसमें कोई आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए। एक लड़का कहते हुए बताया जा रहा है कि साहब हर एक ट्रैक्टर से 10,000 रुपया लेता था पुलिस वाला बालू, और ये कौन नहीं जानता। तो बड़ा बाबू को पैसा जाता था पर गाड़ी 10,000 रुपया मंथली, एक गाड़ी पर 10,000 रुपया महीना। आदित्य कुमार ये लेते थे। हाँ, आदित्य कुमार 10,000 रुपया पर मंथली। लाइन हाजिर भी हो गया। जी जी, इनका आज सस्पेंड हो गया, लाइन हाजिर हुए चले गए, पूरा रंगे हाथ पकड़ा गए हैं पूरा मैटर में। हम लोग का गाड़ी बंद था, करीब 2 महीना से गाड़ी बंद है। किसी से आप पता कर लीजिए सर कि बल्लांगा पर मैनी विभाग के चेक पोस्ट लगा हुआ है। अब बगल में गांव में नदी है, तो किसी का घर बन रहा है तो सर ढोके तो नहीं लाएगा, ट्रैक्टर है तो लेबे करेगा। तो कोई थाना फोन कर दिया कि सर फलना गाड़ी हलेले है, आप आइए जल्दी। पूरा फोर्स सिविल में आया सर। सिविल में आने के बाद
जो ड्राइवर है ना सर, तो देखा कि पुलिस ने आम जनता के लेके वो भी अपना ट्रैक्टर बचाने के लिए भागे लगा। अच्छा, आपके गांव के लोग कितने लोग कारोबार करते हैं बालू का? 10 से 20 करते हैं सर। 10 से 20? अरे ऐसा आदमी है ना सर, ऐसा आदमी है ना सर कि जिसके पास साइकिल है, ठीक है, उसका भाभी, उसका भाई, उसका मम्मी जेल चल गई। किशनगंज का गौतम कुमार एसडीपी और वहीं का थाना प्रभारी के यहाँ 5-5, 10-10 करोड़, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी पकड़ा रही। क्या हो रहा है? पुलिस आज की तारीख में, आप थानों का देख लीजिए कमाई। पुलिस का जो मुख्य काम था, मैंने एक बार कहा था कि पुलिस एक्ट जो था 1861 का, उसका प्रियम्बल ये कहता है कि प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम, ये मेन काम था। अभी मेन काम क्या है? गिट्टी पकड़ो, बाली पकड़ो, दारू पकड़ो, स्कोर्ट दो, गार्ड ऑफ ऑनर दो। पुलिस की अपनी भी सीमाएं हैं, तो इसमें मुलविस रहता है। तो हो सकता है इसमें वही हो, इसको लग रहा हो कि बिना पैसा दिए हुए ट्रैक्टर से बालू ले जा रहा, बताते हैं। तो पुलिस भी अपराधी की तरह बिहेव करे, अपराधी तो अपराधी है। बहरहाल ये 3 दुष्परिणाम इसके हो सकते हैं। पहला कि कहीं यह एस्केलेट कर गया कास्ट वार, जो 90 से 2000 के बीच में यह राज कुख्यात रहा, चाहे जिन कारणों से हो, कहीं कि कास्ट वार की तरफ न चला जाए। दूसरा कि पुलिस पर भरोसे का जो स्तर है, जो लेवल है, मैग्नीट्यूड है, वो इतना कम हो रहा है कि कहीं ये डिसअपियर न कर जाए। और मैंने कई बार कहा कि जिस दिन आम लोग, आम नागरिक संविधान, कानून, पुलिस और स्टेट के बारे में यह कह दे कि मुझको आप पर कोई भरोसा नहीं, उस दिन ये व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। क्योंकि आप कितना पुलिस ले आइएगा, आपने बगल के देश देखा ना, नेपाल में क्या हुआ, तो कहीं हम उस ओर तो नहीं बढ़ रहे हैं। और तीसरा और अंतिम चीज ये कि अगर इस बेलगाम पुलिसिया तंत्र जो अब धीरे धीरे, मैंने, आप इसको ऐसा समझिए कि कदाचित जो ब्रिटिश के पीरियड में होता था, ब्रिटिश के समय में, अंग्रेजों के समय में पुलिस के काम करने का जो तरीका होता था, उस तरीके और उस माइंडसेट से अगर काम हो रहा है, तो फिर पुलिस के इंटायर मैकेनिज्म, इंटायर स्ट्रक्चर, इस पर गंभीर प्रश्न चिन्ह। मैं पूछना चाहता हूँ, उस जिले का कलेक्टर क्या कर रहा है? मुझको याद है, मैं बात बता रहा हूँ 1990-91 के, मैं उन दिनों झारखंड बिहार एक ही था, उन दिनों उस इलाके में पोस्टेड। एक लड़का पकड़ाया और एक लड़की पकड़ाई, दोनों भाई बहन थे। उसके घर पर कुछ एक्सप्लोसिव्स निकला। उन दिनों झारखंड में झारखंड नाकेबंदी चल रहा था, तो थाना पर उस इलाके का जो डीएसपी था वो आया और उसने जिस तरीके से टॉर्चर करना शुरू किया, चूंकि मैं लोकल सिविल ऑफिसर था, संजोग से मैं थाने पर, मैंने उसको रोका। आपने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ही मजिस्ट्रेट, आप ही न्यायालय, आप ही कानून नहीं है, यू कैन नॉट डू दिस। तो बोला कि नहीं ठीक है, हम तो लेकिन करेंगे। हमने ठीक है, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन अगर कोई फोरम मिला और मैं अपनी रिपोर्ट भेजूंगा जिले के कलेक्टर के पास, उस वक्त एक बहुत अच्छे कलेक्टर थे जमशेदपुर में, उनके पास मैं भेजूंगा और आपके विरुद्ध कार्रवाई होगी। इतना कह देने मात्र से वो डीएसपी सहम गया। और मैंने उसको एक चीज़ कहा था कि आप जो ये काम कर रहे हैं किसी दिन फंसिएगा, और वही हुआ। कुछ साल बाद पटना में उसकी पोस्टिंग हुई इस डीएसपी की, और इस तरह के फर्जी इनकाउंटर में वो फंसा। मुकदमा उस पर चल रहा है और अंततोगत्वा उसकी नौकरी चली गई, या शायद उसने बाध्य होकर नौकरी ही छोड़ दी। ऐसे पुलिस अधिकारियों पर उस जिले का एसपी क्या कर रहा है? अच्छा, मजेदार बात है कि ये दोनों जिले अभी पदस्थापित हुए आईजी विकास विभाग के क्षेत्राधिकार में पड़ता है, जो कि अच्छे पुलिस अधिकारी के रूप में मैं उनको रेट करता हूं। ये कदाचित उनके इम्तिहान की भी घड़ी है। दोनों घटना पर निष्पक्ष जांच कीजिए, और जो अभियुक्त है उसके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई हो। अगर वो नहीं गिरफ्तार होता है तो उसका प्रोटोकॉल है, वारंट निकलेगा, जब्ती कुर्की होगा, कि ऑल ऑफ ए सडन उसके घर के सभी लोगों को उठा के लाके बंद कर दीजिएगा ताकि वो सरेंडर कर दे। ये कौन सा प्रोसीजर है, ये कौन सा कानून है, मुझको आज तक समझ में नहीं आया। अगर आपको समझ में आया हो तो मुझे ज़रूर बताएंगे। फिलहाल में इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।